हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन से है। एनसीईआरटी पार्ट 1 का टॉपिक है। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस लाइक रोल्स लॉ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप, वो मैं चैनल पे बना के डाल चुकी हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक भी करें। आप अपने कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन, कोई टॉपिक भी ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जो हेनरी है, जो हेनरी साइंटिस्ट थे, इन्होंने इफेक्ट दिया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, solubility of gases in liquid, gases in liquid. Henry law explained the effect of pressure on solubility of gases in liquid. That means अगर हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, according to Henry's law, solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas. That means according to Henry's law, solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas. यानी अगर हमें किसी लिक्विड के अंदर किसी गैस को डिसॉल्व करना है, उसकी सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो प्रेशर शुड बी हाई ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी जिस लिक्विड में हम गैस को सॉल्युबल करना चाह रहे हैं, उसकी सॉलिबिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी अमाउंट को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो pressure should be high. This is the statement for Henry's law. One more, another statement will be according to Henry's law, partial pressure of gas in vapor phase, is directly proportional to the mole fraction of gas, in solution. तो ये दो स्टेटमेंट है जिनका मीनिंग सिमिलर है, सेम है, बस वर्डिंग को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज, जो हेनरी थे, उन्होंने इफेक्ट दिया था प्रेशर का ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि जब भी हम किसी गैस को लिक्विड में सॉल्युबल करते हैं तो अगर आपको उसकी सॉलिबिलिटी, गैस की सॉलिबिलिटी को लिक्विड में इंक्रीज करना है तो प्रेशर शुड बी हाई। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज, solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas. यानी जितना ज्यादा प्रेशराइज करके आप किसी भी गैस को फिल करोगे, उतना ही ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी उस लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगी। अनदर स्टेटमेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। पार्शियल, जनरली हम जो पार्शियल वर्ड यूज करते हैं वो मिक्सचर में किसी का प्रेशर निकालने के लिए करते हैं। तो partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution. तो यहां से क्या आएगा, प्रेशर
partial pressure represented by P is directly proportional to the mole fraction. ठीक है, this is partial pressure of gas in vapor phase which is directly proportional to the mole fraction of gas. तो मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म होती है. तो कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. तो मोल फ्रैक्शन को हम सॉलिबिलिटी के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं. अगर इस फॉर्मूले को आप यहां पे कोरिलेट करोगे, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड इज रिप्रेजेंट बाय एक्स मोल फ्रैक्शन. क्यों? क्योंकि जो सॉलिबिलिटी है, अगर आप उसको केमिस्ट्री में डिफाइन करोगे सॉलिबिलिटी को, तो इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर या एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर. तो यहां पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट में बात कर रहे हैं. तो सेम मोल फ्रैक्शन या कोई भी कंसंट्रेशन जो टर्म होती है, उनमें भी हम सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर काउंट करते हैं. तो सेम एक्स को हम मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं और इसको कोरिलेट कर सकते हैं सॉलिबिलिटी के साथ. तो हियर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. प्रेशर इज P. तो बोथ स्टेटमेंट हैव सेम मीनिंग बट लैंग्वेज इज डिफरेंट. तो आप कोई भी स्टेटमेंट डाल सकते हो, बट अगर प्रेफर, क्योंकि ये टॉपिक क्लास 11th में चैप्टर 7 में भी था जहां पर हम ये वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं. तो अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 12th क्लास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रेफर करोगे तो ये स्टेटमेंट को डाल के आओगे तो कोई मार्क्स आपका नहीं डिडक्ट होगा. तो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of gas in solution. तो हम आगे चलते हैं, proportionality constant हटाएंगे तो P is pressure which is equal to proportionality constant हटाएंगे तो constant आएगा KH which is Henry's constant. This KH is Henry's constant and this is mole fraction of gas in solution. This is mole fraction of gas. तो आप यहाँ पे xg भी लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन. तो ये P इज प्रेशर. प्रेशर की यूनिट क्या होंगी? बार, ATM, mmHg, पास्कल. ये दीज आर यूनिट फॉर P, प्रेशर. X हैज नो यूनिट, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी. तो KH की यूनिट क्या होगी? जो प्रेशर की यूनिट होगी. यानी KH जो हेनरीज कांस्टेंट है उसकी यूनिट भी प्रेशर की यूनिट ही होंगी. लाइक बार, ATM, mmHg, Pascal, etc. So here the formula for Henry's law is P equal to KH(x). Here x is xg, which is mole fraction of gas in solution. Next है, बेटर कि आप अपनी नोटबुक हमेशा निकाल के रखो और इन स्टेटमेंट को साथ साथ नोट डाउन करो. तो अब मैं क्लियर कर रही हूँ बोर्ड को. नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, विच इज सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज कांस्टेंट. कि जो हेनरी कांस्टेंट है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे. तो नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस ऑफ KH. तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस KH का तो फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू KH(x). इसको मॉडिफाई करें, P बाय x इक्वल टू KH. तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो मोल फ्रैक्शन है इज अ कंसंट्रेशन टर्म. तो कंसंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज टू बी एडेड इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन, वो हम कंसंट्रेशन बोलते हैं. तो सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉलिबिलिटी इज maximum amount of solute that can be present in 100 gram of solvent. तो both are same, यानी हम उनको क्या कर सकते हैं? कोरिलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं x के प्लेस पर हम सॉलिबिलिटी भी लिख सकते हैं. मोल फ्रैक्शन को हमने किसके साथ कोरिलेट कर दिया? कंसंट्रेशन टर्म को हमने कोरिलेट किया है सॉलिबिलिटी के साथ. तो KH क्या आ गया? KH इज प्रेशर अपॉन में सॉलिबिलिटी और KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी. KH is inversely proportional to solubility, means higher the value of KH, lower will be the solubility. अगर किसी गैस के लिए KH की वैल्यू ज्यादा होती है तो वो गैस
उस लिक्विड में लेस सॉल्युबल होती है, यानी हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज इट्स सॉल्युबिलिटी। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस KH हमें क्या बताएगा, हायर द वैल्यू ऑफ KH, higher the value of KH, Henry's constant, lower will be its solubility। ठीक है, एग्जाम्पल सपोज मैं बोलती हूं KH फॉर एनी गैस A, KH की वैल्यू है गैस A, ठीक है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है KH की वैल्यू। तो KH फॉर गैस A इन वाटर, वाटर के लिए अगर आप गैस A को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो KH की वैल्यू हमने ले ली 0.2 atm, ठीक है। KH वैल्यू फॉर गैस B इन वाटर, वाटर में ही सेम वाटर में हम ले रहे हैं, तो वैल्यू इज 0.7 atm। तो बताओ विच गैस इज मोर सॉल्युबल इन KH। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके नेट वगैरह एग्जाम होते हैं उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब बताओ वैल्यूज आपको गिवन है दोनों, तो आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो करेक्ट वन चूज करो। तो आप यहां से क्या देखोगे, हमें पता है कि जो KH है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसके लिए KH की वैल्यू ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। तो हियर वैल्यू फॉर KH इज मोर फॉर गैस B, तो गैस B इज लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपैरिजन टू गैस A। तो गैस A जो है वो मोर सॉल्युबल है एज कंपैरिजन टू गैस B। तो रीजन, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो रीजन क्या लिखोगे कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, दैट इज हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज इट्स सॉल्युबिलिटी। तो जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। तो दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ KH कि KH हमें क्या बता रहे हैं, जो हेनरीज कांस्टेंट है वो हमें बताता है कि अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू किसी गैस के लिए कम है या ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या रहेगी। तो हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज इट्स सॉल्युबिलिटी, दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस। सेकेंड, KH इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो KH वैल्यू है, वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एज वेल एज सॉल्वेंट। यानी अगर हम मान लो गैस की बात करते हैं, गैस है हमारी ऑक्सीजन, अगर हम बोले गैस को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो या गैस को बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हो या किसी अदर सॉल्वेंट में अल्कोहल में डिसॉल्व कर रहे हो, तो KH की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट और डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो KH जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू KH की इंक्रीज हो जाएगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जो कोल्ड ड्रिंक्स है बेटा, उनको हम ठंडा करके पीते हैं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को डिसॉल्व किया जाता है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की KH वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, उसको फ्रीज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, ठंडा करते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक में इंक्रीज हो सके। क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो फिजीनेस होती है, जो टेस्ट होता है, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड आउट होगी तो सिर्फ एक फ्लेवर्ड स्वीट वाटर बच जाएगा, ठीक है, जिसको कोई पीना पसंद नहीं करेगा। तो देयर आर टू सिग्निफिकेंस ऑफ KH, हायर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा KH वैल्यू होगी और उतनी कम क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट सिग्निफिकेंस हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आता है बेटा जनरली, क्योंकि 3 सेट मिलते हैं बोर्ड में, हर बच्चे को अलग सेट मिलता है जनरली, यानी हर 4th बच्चे को सेट रिपीट होता है। तो मान लो फर्स्ट सेट में आ गया राउल्ट्स लॉ, जिसको राउल्ट्स लॉ भी बोलते हैं, और
किसी में आ गया पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो जनरली हम जब पेपर चेकिंग में जाते हैं बोर्ड में तो हम देखते हैं कि जनरली जो ये हेनरी लॉ है वो किसी ना किसी सेट में आता ही है। तो 2 मार्क में आता है स्टेट हेनरीज लॉ एंड राइट इट्स 2 एप्लीकेशन। तो आपको स्टेटमेंट जो है वो पार्शियल प्रेशर वाली जो मैंने बताई थी उसको टिप्स पे अच्छे से लर्न करोगे, क्योंकि जो भी लॉज वगैरह होते हैं उनकी स्टेटमेंट शुड बी प्रॉपर एंड 2 एप्लीकेशन आप अच्छे से लर्न करोगे। तो अब जो हम कर रहे हैं डिस्कस वो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन कर रहे हैं। एप्लीकेशन तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इसको सील्ड किया जाता है, बोटल्स को सील्ड किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, हेनरी लॉ क्या होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद X यानी मोल फ्रैक्शन यानी सॉलिबिलिटी। तो अगर आपको किसी गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में बढ़ानी है, तो प्रेशर शुड बी हाई। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बोटल्स को, सोडा बोटल्स को, कोल्ड ड्रिंक बोटल्स को, सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स को सील्ड किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। तो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, जो कि बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन है। टू इंक्रीज सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 in soda bottles. Bottles are sealed under high pressure. So this is the first application and easiest one. ये बिल्कुल इजी एप्लीकेशन है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सोडा बोटल्स के अंदर उसकी सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उनको सील्ड किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा प्रेशराइज करके CO2 को फिल किया जाएगा, उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी सोडा बोटल्स के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, लिक्विड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड एप्लीकेशन, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेन पर चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, यानी जो क्लाइंबर्स होते हैं, आप देखोगे जनरली जब वो हाई हाइट पर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। तो क्वेश्चन है क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, उसके पीछे भी हेनरी लॉ छुपा हुआ है। कैसे, जैसे जैसे हाई हाइट पर हम जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिक्रीज जाता है। जैसे जैसे हम हाई हाइट पर जाएंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। अब हमने पढ़ा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद सॉलिबिलिटी। तो जैसे जैसे हम हाई हाइट पर जाएंगे पार्शियल प्रेशर एयर का डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारे ब्लड में एयर की जो सॉलिबिलिटी है इज ऑल्सो डिक्रीजेस। यानी जो हमारे ब्लड में है, जो ब्लड स्ट्रीम है, उसके अंदर आपको लेस ऑक्सीजन क्या होगा, अवेलेबल होगा हमारे बॉडी पार्ट्स को, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी, जो पूरा बॉडी है भाई, हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। कैसे नीड होती है, जो ऑक्सीजन है वो हमारे फूड के साथ, जो हमारे सेल्स के अंदर, पूरी बॉडी में हमारे सेल्स होते हैं, तो सेल के अंदर जो फूड प्रेजेंट होता है उस फूड को ये ऑक्सीजन क्या करता है, बर्न करता है, उस फूड को ऑक्सीडाइज करता है। बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं, फूड के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी प्रॉपरली क्या करती है, वर्क करती है, हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपरली थिंक करता है। तो जैसे जैसे हम हाई हाइट पर जाते हैं, जो क्लाइंबर्स हैं हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो पार्शियल प्रेशर एयर का डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की जो सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, एयर की सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी उनके पूरे बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यानी प्रॉपर अमाउंट एनर्जी जो है रिलीज नहीं होगी, तो उनकी जो बॉडी है वो वीक हो जाएगी, वो उनका जो ब्रेन है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, थिंक नहीं कर पाएगा क्लियरली, सोच समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जो माउंटेनियर्स है उनका ब्रेन जो है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उनको डायरेक्शंस उनको क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। तो उनका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा,
इन सिम्टम्स को, ये जो सिम्टम्स है ये एनॉक्सिया के सिम्टम होते हैं। तो एनॉक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए, एनॉक्सिया से बचने के लिए जो माउंटेनियर्स है, जो क्लाइंबर्स हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। एट हाई हाइट, हाइट भी ले सकते हो, एट हाई हाइट या एट हाई एल्टीट्यूड, लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल cause climber to become weak and unable to think clearly. These are symptoms of anoxia. These are symptoms of anoxia. So to prevent anoxia, climbers carry oxygen cylinder with them. अब बोर्ड में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाई माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। तो रीजन आप ये लिखोगे, टू प्रिवेंट एनॉक्सिया। तो पूरा यहां से एक्सप्लेन करोगे कि एट हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी हाइट, लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल कॉजेज क्लाइंबर टू बिकम वीक। तो पूरा एक्सप्लेन किया मैंने हिंदी में ना, तो इंग्लिश में लिखने में शॉर्ट होता है और हिंदी में एक्सप्लेन करने में थोड़ा बड़ा होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे हम हाई हाइट पर जाते हैं, पार्शियल प्रेशर जो एयर का है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से सॉलिबिलिटी एयर की माउंटेनियर्स के ब्लड में डिक्रीज हो जाएगी। तो जब उनकी पूरी बॉडी पार्ट को लेस अमाउंट ऑक्सीजन मिलेगा तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल प्रोड्यूस, जिसकी वजह से उनकी बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। उनका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, प्रॉपरली थिंक नहीं करेगा। जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को एनॉक्सिया बोलते हैं, यानी दीज आर सिम्टम ऑफ एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया से बचने के लिए माउंटेनियर्स जो है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन, स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स जो सी डेप्थ में जाते हैं किसी रिसर्च के लिए, तो जो स्कूबा डाइवर्स है जिनको हम गोताखोर भी बोलते हैं, तो स्कूबा डाइवर्स भी आपने देखा अपने साथ सिलेंडर कैरी करते हैं। तो वो क्यों कैरी करते हैं? तो जैसे जैसे स्कूबा डाइवर्स डेप्थ में जाते हैं, तो जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, मान लो ये सी सरफेस है, तो जैसे जैसे स्कूबा डाइवर डेप्थ में जाएंगे, पार्शियल प्रेशर एयर का बढ़ जाएगा, यानी प्रेशर एयर का बढ़ जाएगा। तो जब पार्शियल प्रेशर एयर का बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब जो स्कूबा डाइवर है, अगर वो नॉर्मल ऑर्डिनरी सिलेंडर लेके जाते हैं, बेटा हम कभी भी प्योर ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते हैं, हम एयर को इनहेल करते हैं जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस होती हैं। ठीक है, यानी मिक्सचर को क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। ब्रीथ इन जो कर रहे हैं वो मिक्सचर को कर रहे हैं, क्योंकि जो प्योर ऑक्सीजन है वो फेटल होती है, डेडली होती है, उससे हमें लंग्स डिसऑर्डर हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है मेरी नोज में, तो वो हमारे लिए फैटल हो सकती है। अगर हम लंबे टाइम तक प्योर ऑक्सीजन को हम इनहेल करेंगे तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, हमारी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकती है। तो अगर नॉर्मल ये जो हमारी एयर है, इसी को अगर वो फिल करके स्कूबा डाइवर डेप्थ में जाते हैं, तो पहले ये पढ़ेंगे हम, उसके बाद एक्चुअल में क्या लेके जाते हैं वो पढ़ेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ऑर्डिनरी सिलेंडर की, जिसमें ऑर्डिनरी एयर वो फिल करके लेके जा रहे हैं, नॉर्मल एयर फिल करके लेके जा रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन की अमाउंट इज मोर एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो जैसे ही स्कूबा डाइवर डेप्थ में जा रहा है तो पार्शियल प्रेशर एयर का, जो उसके सिलेंडर में एयर है, उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से मोल फ्रैक्शन यानी सॉलिबिलिटी, उस एयर की सॉलिबिलिटी ब्लड में बढ़ जाएगी। अब होगा क्या, सॉलिबिलिटी तो इंक्रीज हो गई, अब जो ऑक्सीजन है वो तुम्हारे बॉडी पार्ट साथ के साथ यूज करेगा, बच गया नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, वो हमारी बॉडी में जाके कोई रिएक्शन नहीं करेगा, यूटिलाइज नहीं होगा। तो जैसे ही, और नाइट्रोजन की अमाउंट भी ज्यादा है, नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो भी ज्यादा है,
तो नाइट्रोजन ज्यादा हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो जैसे ही स्कूबा डाइवर सरफेस पर आएगा, जैसे ही सरफेस पर आएगा, पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेस, पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस। तो वो जो नाइट्रोजन सॉल्युबल हो गई थी डेप्थ में, जो लार्ज अमाउंट नाइट्रोजन सॉल्युबल हो गई थी डेप्थ में, जब स्कूबा डाइवर डेप्थ में गया था, अब जैसे ही स्कूबा डाइवर सरफेस पर आएगा तो पार्शियल प्रेशर रैपिडली क्या हो गया, डिक्रीज, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो वो नाइट्रोजन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू निकलना शुरू होगी। अब किसी भी लिक्विड में से जब गैस निकलती है तो बबल की फॉर्म में निकलती है। तो अब जो आर्टरीज और वेन है उनमें से क्या होगी, जो ब्लड फ्लो कर रहा है, कैपिलरीज में से ब्लड फ्लो कर रहा है, तो अब क्या होगा, रैपिडली जो नाइट्रोजन है वो निकलना शुरू होगी इन फॉर्म ऑफ ब्लड। तो ब्लड की मतलब इन फॉर्म ऑफ बबल्स, सॉरी इन फॉर्म ऑफ बबल्स। तो जब बबल्स की फॉर्म में निकलेगी तो जो ब्लड का कॉन्टिन्यू सर्कुलेशन था वो कट ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से स्कूबा डाइवर को पेनफुल बैंड फील होगा। पेनफुल बैंड मतलब कि जब स्कूबा डाइवर सरफेस पर आता है तो ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर, जब नाइट्रोजन उसके ब्लड में से निकलती है, नाइट्रोजन उन आर्टरीज में से निकलती है, वेन्स में से निकलती है, तो इन फॉर्म ऑफ बबल्स निकलती है। तो जो कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन था वो कट ऑफ हो जाएगा, तो उन्हें क्या फील होगा, पेनफुल बैंड फील होगा, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ बैंड्स का। आप जब एक तरफ टर्न करके सो जाते हो तो आपका ईयर जो बैंड हो जाता है, तो जब आपका ईयर बैंड होता है तो पूरी नाइट अगर आप ऐसे ही सोए और मॉर्निंग में जब उठते हो तो आप फील करते हो कि आपके ईयर में पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ईयर बैंड हुआ तो उस पोर्शन में, और वो रेड भी हो रखा होता है कि उस पोर्शन में हमारा जो कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन था ब्लड का वो कट ऑफ हो गया है, जिसकी वजह से हमें बैंड फील हो रहे हैं, तो आपको पेन होता है। ऐसे स्कूबा डाइवर की पूरी बॉडी में नाइट्रोजन निकल रही है तो उसको पेन फील होगा, एक्सट्रीम पेन फील होगा। तो इस एक्सट्रीम पेन से बचने के लिए स्कूबा डाइवर अपने सिलेंडर में हीलियम गैस 11.7% हीलियम डाइल्यूट करते हैं ऑर्डिनरी एयर के अंदर, ठीक है। यानी सिलेंडर का साइज तो सेम है, तो जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है स्लाइट डिक्रीज हो जाएगी। अब क्या होगा, अब स्कूबा डाइवर सिलेंडर लेके जा रहे हैं जिसमें 11.7% हीलियम होता है, अराउंड 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन होता है। तो अब स्कूबा डाइवर डेप्थ में गया तो पार्शियल प्रेशर बढ़ा, पार्शियल प्रेशर बढ़ने से उस एयर की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, तो ऑक्सीजन तो साथ साथ यूज होगा, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। नाइट्रोजन और हीलियम भी सॉल्युबल हो गए हैं, तो हीलियम जो है वो लेस सॉल्युबल है और इनर्ट है। क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि हीलियम के प्लेस पर कोई और गैस क्यों नहीं यूज की, क्योंकि हीलियम जो है वो इनर्ट गैस है, वो हमारी बॉडी में जाके कोई हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो हीलियम जो है वो लेस सॉल्युबल है। नाइट्रोजन जो है हीलियम के कंपैरिजन में ज्यादा सॉल्युबल है। तो जैसे स्कूबा डाइवर डेप्थ में है, अब उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, बेशक हाई प्रेशर है, वहां पर उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो धीरे धीरे वहीं पे निकलेगा। हीलियम जो है वो धीरे धीरे डेप्थ में ही निकलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही स्कूबा डाइवर सरफेस पे आएगा उसको पेनफुल बैंड फील नहीं होंगे, क्योंकि पहले क्या था, जैसे वो सरफेस पे आता तो पूरी की पूरी जो नाइट्रोजन थी वो एक साथ निकल रही थी, ठीक है। अब वो क्या है, जब डेप्थ में गया तो पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, बट हीलियम इज लेस सॉल्युबल, तो लेस सॉल्युबल है। और हीलियम जो है डीकंप्रेशन को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। डीकंप्रेशन यानी प्रेशर को भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है ब्लड के अंदर, ठीक है। और जो इनकंफर्ट हुआ है, इनकंफर्ट को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ हीलियम इन डाइविंग apparatus? तो हीलियम जो है इनर्ट गैस है, लेस सॉल्युबल है इन ब्लड। सेकेंड, रिड्यूस डीकंप्रेशन, डीकंप्रेशन यानी प्रेशर को रिड्यूस करता है, जो स्कूबा डाइवर उनके ब्लड में प्रेशर को रिड्यूस करता है। थर्ड, इनकंफर्ट जो कोज हो रहा था विदाउट हीलियम, उस इनकंफर्ट को भी रिड्यूस करता है। तो कैसे लिखेंगे इसको? थर्ड है टू अवॉइड हाई कंसंट्रेशन, टू अवॉइड हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन in blood stream of scuba diver या divers या
cylinders used by divers are diluted with 11.7% 11.7% हीलियम। ठीक है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गए? 11.7% तो हीलियम हो गया, और क्या बच गया उसमें? अराउंड 56.2% नाइट्रोजन होता है, एंड 32.1% क्या होगा? ऑक्सीजन। सो टू अवॉइड हायर या हार्मफुल इफेक्ट बोल सकते हो, या टू अवॉइड हायर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड स्ट्रीम ऑफ डाइवर, cylinder used by divers are diluted with 11.7% helium, due to which क्या काम हो जाएगा? जो कंडीशन है बैंड, यानी जो हार्मफुल बैंड हो रहे थे वो प्रिवेंट हो जाएगी, ड्यू टू विच कंडीशन फॉर बैंड डिक्रीजेस, कंडीशन फॉर हार्मफुल बैंड bends decreases। ठीक है, तो these are 3 एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। में से कोई भी 2 आप अच्छे से लर्न करोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 एप्लीकेशन पूछी जाती है। फर्स्ट क्या, टू इंक्रीज सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा bottles आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। सेकेंड, at high altitude, low blood oxygen level causes climber to become weak and unable to think clearly. These are symptoms of anoxia. So to prevent anoxia, climber carry oxygen cylinder with them. Third, to avoid higher concentration of nitrogen bloodstream of diver, cylinder used by divers are diluted with 11.7% helium, 56.2% nitrogen, 32.1% oxygen, due to which condition for harmful band decreases। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चंस पे बनाऊंगी, क्विज क्वेश्चन पे बनाऊंगी। इन फ्यूचर मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड जो छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल्स होते हैं उन पे भी वीडियोस बनाऊंगी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको इमीडिएट मिले। थैंक यू।